कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है। कुछ अरसे बाद जब बंकर का दरवाजा खोला जाता है तो बाहर का मंजर इंसानों के लिए नाकाबिले यकीन होता है। बड़े बड़े शहर तबाह होकर मलबे में तब्दील हो चुके थे। लोग एक तवील अरसे तक बंकर के अंदर ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहते हैं, लेकिन वहां मौजूद खुराक और जरूरी सामान भी हमेशा नहीं चल सकता था। वक्त गुजरने के साथ उनका बचा खुचा खाना और पानी खत्म होने लगता है। इस दौरान नेथन भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन जॉन हिफाजती सूट पहनकर सामान तलाश करने के लिए एक सुनसान शिप के करीब पहुंचता है। वहां उसे चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आती हैं। वो अब भी मजीद तलाश शुरू ही करने वाला होता है कि रेडियो पर एक खतरनाक स्टॉर्म की वार्निंग जारी होने लगती है। ये स्टॉर्म तेजी से जॉन की तरफ बढ़ रहा था। जॉन फौरन वापस बंकर की तरफ दौड़ पड़ता है। तूफान भी अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से जॉन आखिरी लम्हे में बंकर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। कुछ अरसे बाद बंकर के अंदर एक मीटिंग जारी होती है जिसमें दुनिया को दोबारा आबाद करने के मंसूबे पर बात की जा रही होती है, लेकिन अचानक जमीन जोर से लरज उठती है। एक इंतहाई शदीद झलझला आ जाता है। बंकर की पूरी इमारत जोरदार झटकों से हिलने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, मगर तबाही इतनी तेजी से फैलती है कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ लोग वहीं मलबे तले दबकर हलाक हो जाते हैं। जॉन फौरन एलिसन और नेथन को अपने साथ लेता है और बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है और अपने खानदान के साथ बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, बंकर अंदर से मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। अब बाहर भी अफरा तफरी फैल चुकी थी। कुछ लोगों के पास ऑक्सीजन मास्क मौजूद थे, जबकि कई लोग बगैर किसी हिफाजती सामान के अपनी जान बचाने के लिए समंदर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि अब उनके सामने बचने का वाहिद रास्ता समंदर में खड़ी कश्तियां थीं। जॉन भी अपने खानदान के साथ सीधा पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो समंदर में गिरता है, कुछ लोग उसका ऑक्सीजन मास्क छीन लेते हैं। इसके बावजूद जॉन किसी न किसी तरह एलिसन और नेथन के साथ एक बोट तक पहुंच जाता है। वो फौरन उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। खुशकिस्मती से बोट समंदर में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अगले ही लम्हे एक इंतहाई खतरनाक स्टॉर्म साहिल की तरफ बढ़ता है। दियोहैकल लहरें रास्ते में आने वाले लोगों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। जॉन की बोट भी बड़ी मुश्किल से इस तबाही से बच पाती है। 2 दिन तक समंदर में भटकने के बाद बोट का इंजन भी जवाब देने लगता है। हालांकि एक उम्मीद अब भी बाकी थी। ये बोट्स इस तरह बनाई गई थीं कि इंतहाई खतरनाक समंदरी लहरों के बावजूद भी तवील सफर कर सकें। रात के वक्त नेथन आसमान की तरफ देखता है, जहां अब भी कई कॉमेट्स जमीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब साफ था कि जमीन का खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो एक साहिल के करीब पहुंचते हैं। इब्तिदा में सबको लगता है कि शायद पूरा लंदन तबाही से बच गया है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा लंदन पानी में डूब चुका था। वो लोग समंदर पर सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि अब वो पूरे शहर के ऊपर तैर रहे थे। खाने की तलाश में जब वो कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मजीद कई लोग नजर आते हैं। इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि आसपास कहीं ना कहीं और भी बंकर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो एक बंकर के करीब पहुंच जाते हैं। एलिसन फौरन अपना ग्रीनलैंड पास निकालकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन मसला यह था कि जॉन और नेथन के पास रास्ते में कहीं गुम हो चुके थे। जॉन और उसके खानदान को अंदर जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि उनके पास ग्रीनलैंड शेल्टर में दाखिले का कोई पास मौजूद नहीं था। लोग एहतिजाज करने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है, मगर मसला सिर्फ जॉन का नहीं था। वहां मौजूद तकरीबन किसी भी शख्स के पास अपनी शनाख्त या दाखिले का सबूत मौजूद नहीं था। इसी वजह से आर्मी किसी को भी बंकर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। इसी हुजूम में जॉन का एक दोस्त भी मौजूद था, जो पेशे से डॉक्टर था। वो भी अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन सबूत न होने की वजह से एक आर्मी सोल्जर उसे वहीं गोली मार देता है। वो बेचारा मौके पर ही दम तोड़ देता है। लोग अभी किसी तरह बंकर के अंदर दाखिल होने का रास्ता तलाश ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक और खतरनाक स्टॉर्म वहां आ पहुंचता है। जॉन को एहसास हो जाता है कि अब यहां रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। वो फौरन अपने खानदान को लेकर वहां से भाग निकलता है। खुशकिस्मती से रास्ते में एक शख्स उन्हें अपनी गाड़ी में सवार कर लेता है, लेकिन उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद आसमान पर कई कॉमेट्स का एक बड़ा झुंड नमूदार होता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो शख्स अपनी कार को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है। वो अभी कार तक पहुंचा ही होता है कि एक कॉमेट का टुकड़ा सीधा उससे टकरा जाता है। धमाके के साथ ही वो शख्स और उसकी गाड़ी दोनों आग में भस्म हो जाते हैं। इसके बाद जॉन अपने खानदान के साथ लंदन में अपनी आंट के घर पहुंचता है। उनके साथ एक डॉक्टर खातून भी होती है।
वहां पहुंचकर उन्हें एक हैरानकुन बात मालूम होती है। जॉन की आंट अभी तक जिंदा थी। दरअसल उसके घर के नीचे एक बंकर मौजूद था जिसने उसे इस आलमी तबाही से बचाए रखा था। इसके अलावा वहां कई और लोग भी पनाह लिए हुए थे। इतने अरसे बाद एक निस्बतन महफूज जगह मिलने पर सब लोग कुछ देर के लिए सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन जॉन के दिल में एक ऐसी हकीकत छुपी हुई थी जो वो अपनी बीवी से ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता था। वो एलिसन को बताता है कि उसके जिस्म में रेडिएशन फैल चुकी है और अब उसके जिंदा बचने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। जॉन जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए वो मरने से पहले अपने खानदान को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता था जहां सबसे पहला कॉमेट गिरा था। उसे यकीन था कि शायद तबाही के इसी मकाम से जिंदगी दोबारा शुरू होने का कोई रास्ता निकल सके। अगली सुबह सब लोग सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। रवाना होने से पहले जॉन की आंट उसे अपनी हिफाजत के लिए एक गन भी दे देती है। दिन के वक्त सफर निस्बतन पुरसुकून रहता है, लेकिन रात होते ही उन पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। इस हमले में उनके साथ मौजूद डॉक्टर खातून मौके पर ही मार दी जाती है। मगर जॉन खामोश तमाशाई नहीं बनता। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलता है और एक एक करके हमलावरों का मुकाबला शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वो तमाम लुटेरों को खत्म कर देता है। सुबह होते ही वो डॉक्टर को दफन करते हैं और फिर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कई मुश्किलात के बाद जब वो एक मकाम पर पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जहां कभी समंदर हुआ करता था वहां अब सिर्फ खुश्क और बंजर जमीन मौजूद थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बेशुमार गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। आगे बढ़ने का रास्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। जमीन दरमियान से फटकर एक बहुत बड़ी खाई में तब्दील हो गई थी। इस खाई को देखकर सबकी रूह कांप जाती है। दूसरी तरफ जाने के लिए सिर्फ एक इंतहाई कमजोर सा रोप ब्रिज मौजूद था। जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था, चुनांचे वो एलिसन और नेथन के साथ एहतियात से इस पुल पर कदम रख देता है। लेकिन तेज हवाओं और मुसलसल हिलती हुई जमीन ने इस सफर को इंतहाई खतरनाक बना दिया था। रास्ते में कई लोग अपना तवाजुन खोकर गहरी खाई में जा गिरते हैं, क्योंकि चट्टानें भी आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी थीं। जॉन बड़ी मुश्किल से एलिसन और नेथन को संभालता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जबकि उनके पीछे आने वाले ज्यादातर लोग इस खतरनाक रास्ते में अपनी जानें गंवा देते हैं। खाई उबूर करने के बाद वो उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां पहला कॉमेट जमीन से टकराया था। लेकिन वहां पहुंचकर जॉन को वो मंजर नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। न कोई सब्जा था, न साफ पानी, न जिंदगी के आसार। हर तरफ जली हुई जमीन और तबाही फैली हुई थी। जॉन की उम्मीद तकरीबन खत्म हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से वापस लौटते एक मुसल्लह शख्स अचानक उनके सामने आ जाता है। जॉन उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। उसकी हालत और बातों पर यकीन करते हुए वो शख्स उन्हें अपने घर ले जाता है, जहां पहले ही कई लोग मौजूद होते हैं। वो उन्हें बताता है कि जिस जगह की तलाश में वो यहां तक आए हैं वो दरअसल इसी इलाके के आसपास मौजूद है। लोग इसे क्रेटर के नाम से जानते हैं, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। इस इलाके में मुसल्लह गिरोहों और लुटेरों की जंग जारी थी। जो भी शख्स इस रास्ते से गुजरता अक्सर वहीं मार दिया जाता। वो शख्स मदद के लिए अपनी बेटी को जॉन और उसके खानदान के साथ भेजने का फैसला करता है। फिर वो उन्हें एक मैप देता है और समझाता है कि ये रास्ता उन्हें सीधा क्रेटर तक ले जाएगा। इसके अलावा वो एक फोटो भी उनके हवाले करता है। वो कहता है कि रास्ते में आने वाले एक चेक पॉइंट पर यह तस्वीर दिखाना, तभी तुम्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी, और अगर ये तस्वीर गुम हो गई तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। इसके बाद जॉन और उसका खानदान दोबारा सफर शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो एक मकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन अचानक आर्मी के कुछ अहलकार उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो साफ बताते हैं कि आगे जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस इलाके में शदीद खतरा मौजूद है। आर्मी और कुछ लुटेरों के दरमियान जंग जारी थी। लेकिन जब उस लड़की ने अपना तारुफ करवाया तो फौजी अफसर को उन पर यकीन आ गया। वो उन्हें अपने साथ उस इलाके की तरफ ले जाता है जहां कमांडर जॉनी मौजूद था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, हर तरफ शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की बौछार के दरमियान सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कई आर्मी सोल्जर्स एक एक करके मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन की हालत भी मुसलसल बिगड़ रही थी। रेडिएशन उसके जिस्म में फैल चुकी थी और अब उसके पास वक्त बहुत कम रह गया था। किसी न किसी तरह पूरी रात सफर करने के बाद वो आखिरकार चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिलती है। कमांडर जॉनी एक रात पहले ही हमले में मारा जा चुका था। ऑफिसर उन्हें फौरन वापस जाने का हुक्म देता है। वो कहता है कि अगर वो यहाँ 1 मिनट भी मजीद रुके तो सब मारे जाएंगे, लेकिन जॉन अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो साफ कहता है कि अब वो अपने खानदान को क्रेटर तक पहुंचाए बगैर यहां से वापस नहीं जाएगा। वो ऑफिसर को वो फोटो भी दिखाता है, लेकिन ऑफिसर उसे आगे जाने की इजाजत देने से इनकार कर देता है। इसी दौरान जॉन का जिस्म तकरीबन जवाब देने लगता है। रेडिएशन उसके पूरे जिस्म में फैल चुकी थी।
जॉन की हालत और उसकी बातें सुनकर आखिरकार ऑफिसर का दिल नरम पड़ जाता है। वो उन पर रहम करते हुए उन्हें एक बस में सवार करा देता है जो क्रेटर की सिमत जा रही होती है। जॉन और उसका खानदान एक बार फिर अपनी खतरनाक मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन क्रेटर तक पहुंचने से पहले ही एक जोरदार धमाका उनकी बस के ऐन सामने होता है। यह हमला किसी कुदरती आफत ने नहीं, बल्कि उन्हीं मुस्लिह लुटेरों ने किया था। वो बस पर कब्जा कर लेते हैं और उसके साथ मौजूद तमाम आर्मी सोल्जर्स को कत्ल कर देते हैं। फिर वो बस में मौजूद सब लोगों को नीचे उतरने का हुक्म देते हैं। एक एक करके सब लोग बस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब जॉन की बारी आती है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक हमलावर पर झपट पड़ता है। जॉन को अकेले लड़ते देखकर बाहर खड़े दूसरे लोगों में भी हौसला आ जाता है। सब लोग मिलकर लुटेरों के खिलाफ मुजाहमत शुरू कर देते हैं और एक एक करके तमाम हमलावरों को खत्म कर देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जॉन भी जख्मी हो जाता है। उसे गोली लग चुकी थी। वो फौरन एलिसन से कहता है कि वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए उन्हें फौरन क्रेटर की तरफ रवाना होना होगा। सब लोग कार में सवार होते हैं, लेकिन इस बार एलिसन खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेती है। वो पूरी रफ्तार से क्रेटर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके रास्ते में तबाहशुदा गाड़ियों का एक बड़ा ढेर आ जाता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं रहता। चुनांचे उन्हें कार वहीं छोड़कर पैदल पहाड़ी की तरफ चढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। नीचे एक खूबसूरत वादी फैली हुई थी। चारों तरफ हरियाली थी, साफ पानी बह रहा था और हवा बिल्कुल ताजा थी। दुनिया की बेमिसाल तबाही के बावजूद यहां जिंदगी अभी बाकी थी। यह मंजर देखकर जॉन के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उसे इत्मीनान हो जाता है कि आखिरकार वो अपने खानदान को एक महफूज जगह तक पहुंचाने में कामयाब हो गया है। लेकिन जॉन खुद इस नई दुनिया का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। गोली लगने के बाद उसकी हालत तेजी से खराब हो रही थी। अचानक वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। जॉन नई दुनिया को अपनी आंखों से आबाद होते हुए नहीं देख सका, लेकिन अपनी जान कुर्बान करके उसने अपने खानदान को एक नई जिंदगी जरूर दे दी थी। और इसी के साथ ये फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है।